इसकी किस्में RCH 602 और 650 हल्की तय मध्यम जमीन में, RCH 653 मध्यम तय भारी जमीन में और RCH 773 भारी जमीन में बढ़िया पैदावार देवे से। इन सारी किस्मों में ऊंचा कद, मोटे और ज्यादा टिंडे, तेले चेपे और पत्ता मरोड़ तक पूरा बचाव हो। वैसे किसान की नरमे से संबंधित सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान राशि सीड्स। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। एक थी वो राजनीति जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीजों को फायदा पहुंचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। जित तन्ने जाना उत मन्ने जाना, मिलके चलन में से भलाई।
लोक संस्कृति से लेकर खेल के मैदान तक। हरियाणा की संस्कृति का हर रंग देखिए जनता टीवी के संग। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी जनता टीवी, आपकी ताकत। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है, हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। आज हम चर्चा करेंगे, दरअसल सूबे के मुखिया की तरफ से एक पहल की गई है, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश प्रदेश के अंदर की जा रही है। उसी को लेकर एक पहल सूबे के मुखिया की तरफ से की गई। दरअसल पंचकुला में सीएम खट्टर ने ई सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 650 ई सेवा केंद्र बनाए जाएंगे और प्रदेश के लोगों को एक ही जगह 22 सेवाएं मिलेंगी। साथ ही कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है।
ऐसी ई गवर्नेंस की योजनाओं को शुरू किया है। इसमें सबसे पहले जन्म का रजिस्ट्रेशन, अर्थात बच्चे का जन्म होते ही उसी दिन अथवा 20 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन हो जाए और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एक यूआईडी अर्थात आधार कार्ड ये भी उसको मिले। ने ये सेवा शुरू कर दी है कि उनको एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र लेने के बाद कहीं से भी वो प्रमाण पत्र अपना ले सकता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उसका मृत्यु रजिस्ट्रेशन ये भी अनिवार्य करने जा रहे हैं। जाने का निश्चित समय उसका होगा। इस कार्यक्रम को भी हमने अपने प्रदेश के बहुत से कार्यालयों में आज से शुरू कर दिया है और इस संबंध में भी हम प्रदेश का पहला राज्य इस नाते से गिने जाएंगे कि हमने सभी अपने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक्स पद्धति ये शुरू की है। ये जो ऐप है ये गूगल प्ले से डाउनलोड की जा सकती है। इसमें सीएम विंडो हरियाणा के नाम से वो एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। कोई भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक पहल दरअसल सूबे के मुखिया की तरफ से की गई और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसका जिक्र दरअसल उन्होंने किया भी। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड जब पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि ई सेवा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ऐसा हुआ भी है कि ई सेवा की शुरुआत की गई है। और इसी पहलुओं पर हम चर्चा करने की कोशिश आज करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ इस बीच कौशल कुमार जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका। कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच दरअसल दर्शकों को हम बता दें कि ई सेवा को लेकर 650 जो केंद्र हैं वो खोले जाएंगे प्रदेश के अंदर और ई सेवा से सीधा फायदा यह है कि 22 सुविधाएं एक ही केंद्र पर उनको मिल पाएंगी, यानी कि 22 तरीके की सुविधाओं का लाभ उनको हो पाएगा। कौशल कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या इस तरीके की सुविधाओं को देने से प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में जिसमें ग्रामीण इलाका ज्यादा आता है, कृषि पे आधारित हमारा प्रदेश भी है, क्या ये पॉलिसी, क्या ये योजना सक्सेस प्रदेश के अंदर नजर आती है? पहली प्रतिक्रिया। नहीं, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग आदमी का गुण है जी। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और आदमी के हेल्थ केयर हर चीज में यूज की जा सकती है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन से बनना चाहिए और उसके लिए जो सरकारी स्तर पे जो अत्याधिक वीवीआईपी खर्चे हैं उनको भी कम करने की जरूरत है और उसको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। लेकिन ये जो ई गवर्नेंस है ये यूजफुल है, इसको ये नहीं कहा जा सकता ये यूज, इससे कई चीजें हैं कि लोग अपनी गवर्नेंस से सीधा जुड़ सकते हैं और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गांव-गांव में लोगों को टेक्नोलॉजी के आधार पर एक छोटे छोटे शिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र भी देने पड़ेंगे, उनको जागरूक करना पड़ेगा और हर गांव में एक इस तरह के कई केंद्र और भी खुलेंगे और लोगों के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है भी। और इस तरह इस समय व्हाट्सएप और सब चीज, फ्री कॉलिंग भी आ गई है, तो चीजें बढ़ती जा रही हैं और आदमी जैसे जैसे चीजों को समझ बढ़ाएगा, समझ बढ़ाने से ही उसका जीवन सुखी होगा। जी कौशल कुमार जी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि प्रदेश के अंदर हमारे पोर्टल के नाम से एक पोर्टल दिया गया सरकार की तरफ से कि उसमें ऑनलाइन आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या है तो सीएम विंडो भी आपके पास होगा, लेकिन वो भी प्रदेश के अंदर थोड़ा फेल्योर ही उसका नजर आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रदेश के अंदर कई ऐसी जगह हैं, गांव हैं जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं, तो इस सुविधा का वहां पर लैप्स होना लाजमी नजर आ रहा है। नहीं, वहां तो लैप्स हो सकता, लेकिन एक और चीज हो सकती है, जितने भी क्षेत्रीय चैनल हैं ये लोग चैनल पे शिकायत दे सकते हैं और ये चैनल से रात को यानी कि 12 बजे के बाद या लोगों को सुबह 6 बजे तक शिकायत की छूट दी जाए चैनलों पे करने की और चैनल सीधा गवर्नमेंट के लिंक में आ सकते हैं शिकायत के लिए। यानी कि किसी को पुलिस से कंप्लेंट है, कोई तंग कर रहा है, वो चीजों को भी टेक्नोलॉजी में इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग सत्ता के दिमाग में हो। जी कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में।
हाँ जी, धन्यवाद जी। राजीव जी, ई सेवा का शुभारंभ सूबे के मुखिया की तरफ से आज किया गया है। जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त ये जिक्र किया था कि 2 मई को शुभारंभ किया जाएगा। ई सेवा के शुभारंभ होने के साथ साथ ये सुविधा यानी कि एक केंद्र पर 22 तरीके की सुविधा जो है लोगों को मिल सकेगी। किस तरीके से, कितना सक्सेस प्रदेश के अंदर ई सेवा नजर आती है आपको? देखिए, हरियाणा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है जी। हरियाणा प्रदेश लिटरेट लोगों में गिना जाता है। तो उस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में अगर कोई कमी रह गई थी तो वो एक जो दूरियां थी सरकार और जनता के बीच की, और एक जो पारदर्शिता की कमी थी, उन सभी कमियों को ई गवर्नेंस के तहत कंप्लीट किया जाएगा। मैं सबसे मोटी बात आपको बोलना चाहता हूँ ई गवर्नेंस की। सबसे पहली बात होती है खरीद और फरोख्त और सर्विसेज। अगर हम खरीद की बात करते हैं, पहले 3 कोटेशन देकर कोई भी व्यक्ति निजी फायदों के चलते अपनी मनमाने रेटों पर सरकार को अपना सामान दे पाता था। अब उसको हमने ई टेंडर में कन्वर्ट कर दिया है। कहीं से कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है जी। पहले कोई भी सरकारी सामान बेचा जाता था तो वो किसी भी अपने निजी संबंधियों को दे दिया जाता था औने पौने दामों में। उसको हमने ई ऑक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। रही बात जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, और इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, पुलिस से लेके हमने एंटायर सिस्टम को ही डिजिटल हरियाणा में कन्वर्ट कर दिया है। जी। आज कोई भी जिन बातों के लिए पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, सरकारी दफ्तरों में जाकर बाबुओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था और उनके सामने उसका स्टेटस नहीं आ पाता था। वो स्टेटस, वो बाबू और बीच में, उनके बीच में जो दूरी थी, जो दीवार थी, उस दीवार को ई गवर्नेंस ने तोड़ दिया है। अब कोई भी, अगर आपको अपना हकों की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, आपको घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। पहले जिसे चुनौतियां समझा जाता था, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, जिन्हें चुनौतियां समझा जाता था, हमने एहसास करवाया है जनता को कि जरूरतें आपकी सरकार द्वारा आपके घरों में पहुंचनी थी, नहीं पहुंची, उसमें हम अब नहीं जाना चाहते। लेकिन अब भविष्य जो होगा उनका, भविष्य बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, भविष्य कमाई में जाएगा, भविष्य सरकारी दफ्तरों की चुनौतियों से जूझने का नहीं होगा। तो ई गवर्नेंस ने पूरे हरियाणा प्रदेश को बदल डाला है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा हरियाणा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाएगा। हरियाणा प्रदेश डिजिटल प्रदेश होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश में आएगी, और हरियाणा प्रदेश विकास की दृष्टि में अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला कदम जो हमने, हमारा कमिटमेंट था ईमानदारी का, पारदर्शिता का, वो हमने ई गवर्नेंस के तहत उठा चुके हैं, और उसको हमने अमली जामा भी पहना दिया। बिल्कुल, ई गवर्नेंस के तहत आपने ये कदम उठाया भी, आपकी सरकार ने कदम उठाया भी है। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या इस तरीके की कोशिशों से, हालांकि एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से की गई, सराहनीय कदम भी इसको कहेंगे, लेकिन ये प्रदेश के अंदर किस तरीके से इसको लेकर काम किया जाएगा? रोड मैप इस पर है क्या? क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर प्रदेश के अंदर नहीं हो पाती, जिससे इन सारी चीजों को पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना भी पड़ेगा। तो उसको लेकर पहले से क्या सिस्टम तैयार है? क्या इन 6 महीनों में इसको लेकर काम कर लिया गया है? देखिए, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये बात बोलना उचित नहीं होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। ऐसा कोई भी जिला केंद्र नहीं है हरियाणा का जहाँ पे इंटरनेट सुविधा नहीं है, और ऐसा कोई भी हमारा गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है। ग्रामीणों की अगर बात करूं, गाँव की अगर बात करूं, तो वहां पर वो लोग अवेयर भी नहीं है इस चीजों को लेकर, तो उनको किस तरीके से गाइड किया जाएगा? उसको लेकर क्या कदम है? क्या इसके लिए एक अलग से इंतजाम सरकार की तरफ से होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। लगभग 70% हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसी है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी वर्स्ट है, युवा है हमारे, और वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आजकल तो जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स के बारे में सोचा भी नहीं था, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैं देखता हूँ किसान, हमारे भाई बड़े बड़ी उम्र के, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बात ये नहीं है, बात ये है कि पहले अगर कोई व्यक्ति आज ये सोचता है कि मुझे, जब जिन छोटी सी टेक्नोलॉजी को यूज करके, आज तो मोबाइल एप्लीकेशन तक लॉन्च कर दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। किसी के पास अगर कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लगभग पूरा देश स्मार्टफोन यूज कर रहा है। मैं मानता हूं कि
3-4% लोगों को ये दिक्कत जरूर आएगी फिलहाल, लेकिन आने वाले वक्त में सारे फोन ही स्मार्टफोन हो जाएंगे, तो जब मोबाइल एप्लीकेशन का आप ई विंडो को यूज कर पाएंगे, यानी कि हर कोई स्मार्टफोन खरीद भी सकेगा। खैर, मैं आपके पास लौटूंगा। राजीव जी, निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेलो प्रवक्ता हैं। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी निशांत सिंह जी, एक पहल प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, सूबे के मुखिया ने उसका शुभारंभ आज कर भी दिया। ई सेवा का शुभारंभ दरअसल किया है, जिसकी एक ही केंद्र पर 22 तरीके की सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। ये कदम सराहनीय है। उसके साथ साथ क्या वाकई ये इम्प्लीमेंटेशन पर आ पाएगा, इससे सीधा फायदा जनता को मिल सकेगा? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यहाँ तक ये बात है, इसकी मैं तारीफ करूंगा कि शुरुआत अच्छी हुई है जी। लेकिन ये मान के चलें कि जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि आम आदमी हमारा जुआ स्मार्टफोन यूज करता है और सारी चीजों के बारे में जानकार है, जितना वो जानकार है उतना ही ज्यादा वो अवेयर है, उतना ही ज्यादा वो ये चाहता है कि सरकार पूरी तरह से पंक्चुअलिटी से काम करे जी। उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उसको हर तरह की सुविधाएं मिले, हेल्थ सर्विसेज ठीक हों और जो बेसिक जरूरतें हमारी वो ठीक हो। उतना ही ज्यादा ये सरकार को मान लेना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर वोटर जो है ना वो जानकार होता जा रहा है, वो सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में डेली उसका जो है ना तुलनात्मक रवैये से देखता है। और आज तक, अभी तक 6 महीने जैसे पूरे हुए गवर्नमेंट का जो कार्यकाल रहा, ठीक है कि गवर्नमेंट एक अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी बहुत सारी बेसिक जरूरतें हमारी जो है वहां जाकर के हम देखो एक दावा करते हैं कि हम करप्शन को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आज सत्ता की शीर्ष पर बैठे हुए बहुत सारे लोग खट्टर साहब के जो सीधे तौर पे करप्शन में पूरी तरह लिप्त हैं। यहाँ इन चीजों पे इनको सख्ती से अंकुश लगाना पड़ेगा। जब ऊपर से करप्शन शुरू होता है, करप्शन आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी। लेकिन सरकार कह रही है कि इसके जरिए करप्शन को कम किया जाएगा। पॉसिबल है? वो समय बताएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बड़ा इसको जो है ना कि करप्शन ही एक मेन कारण है हमारे देश की जो है ना तरक्की की रुकावट जो है जी। और उसको ठीक करना सरकार को पहले अपने आप को ठीक करना होगा, फिर लोगों को, अधिकारियों को, फिर नीचे बाबू लोग जो है उनको ठीक करना। और बाबू को किसी को बिजनेस पकड़ लेता है जी जी। लेकिन मंत्री और एमएलए अगर करप्शन करता है तो वहां उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, सब लोग जानते हैं, सबको पता होता है, जनता ने मार्क्स देने होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन सरकार को सबसे पहले करप्शन के मामले में और फिर उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं हेल्थ की होगी और हमारा जो बिजली का खास करके बिजली का पानी पैदा होता है, वाटर अथॉरिटी से चलते हैं। अब तक बिजली की परफॉर्मेंस बहुत माड़ी रही, कांग्रेस से माड़ी रही, लेकिन अब 2-4 दिनों से कुछ मुझे लगता है कि इम्प्रूव सरकार कर रही है और करना चाहिए कि गर्मी के टाइम में हर व्यक्ति को कुछ। बिल्कुल, निशांत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन बन रही है। राजीव जी आप भी फोन लाइन बन रही है। कौशल जी हमारे साथ हैं इस बीच। कौशल जी, क्या लगता है, ये बातें हमने की, सेवा को लेकर एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से उठाया भी गया है, लेकिन यूनिक आईडी नंबर का अगर जिक्र करें कि बच्चा पैदा होते ही आधार कार्ड उसका बन सकेगा, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड जिसका खुद आधार नजर नहीं आता, क्योंकि कंपनसेशन उसको लेकर अभी तक नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, तो क्या वाकई ये आधार कार्ड से लोगों को शुरू से जोड़ना फायदेमंद है? नहीं, देखो, गणना के लिहाज से तो ठीक है, व्यक्ति की गणना हो जाती है कि इतने व्यक्ति हैं और कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं, नंबर 1। ये तो एक चीज है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जीवन के लिए बनाना, ये दूसरा काम है। सरकार, हमारी सरकार विश्व में टेक्नोलॉजी के बेस पे तो हम ठीक हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति, लोगों के दुख दर्द दूर करने के प्रति अभी कोई पक्की योजना नहीं है जी जी। उसका अभाव है और बहुत अभाव है। सरकारी तंत्र ने अपना जीवन इतना महंगा और इतना वीवीआईपी किया हुआ है, उसको पहले नीचे लाना पड़ेगा। यानी कि सरकारी तंत्र का जो अमला है, जो जनता अपने नौकर चुनती है, वो राजा की तरह नहीं जी सके, वो नौकर की तरह जिए जी। तो ये बड़ा एक, ये जो जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार भी रहेगा और सब कुछ रहेगा, क्योंकि आदमी जब इकट्ठा क्या करना चाहता है, अधिक से दौलत, बिल्कुल, और अपने बच्चे को वो ज्यादा से ज्यादा सुखी करना चाहता है, वो व्यवस्था को सोचना ही नहीं चाहता। तो व्यवस्था कैसे व्यवस्थित की जाए, ये एक अलग सवाल है। टेक्नोलॉजी से सरकारी इंफॉर्मेशन लेना, सरकारी कागजों की खाना पूर्ति करना, टेंडर की पूर्ति लेना, ये एक अलग चीज है, ये भी अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग आगे बढ़े, लेकिन वो जीवन बेहतर कैसे होगा, ये एक सवाल है।
बिल्कुल, जीवन बेहतर कैसे होगा ये भी सवाल बना हुआ है और सवाल इसको लेकर भी है कि क्या टेक्नोलॉजी से प्रदेश की स्थिति को और अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए और आगे कदम सरकार की तरफ से क्या हो सकते हैं। निशांत सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा, राजीव जी आपके पास लौटूंगा। दरअसल हम बता दें कि आधार कार्ड को लेकर कशमकश की स्थिति जो है वो प्रदेश और देश के अंदर बनी रही और इसी को लेकर देश में हर नागरिक को जरूरत तो एक सही पहचान पत्र की होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश में हर नागरिक को जरूरत एक पहचान पत्र की है, उसके लिए देश में एक प्रभावी डाटाबेस प्रणाली कदम उठाने की भी जरूरत है। हालांकि इसके लिए एक कदम उठाया भी गया, यूआईडी आधार इसका नाम दिया गया, लेकिन पर कितना ये सफल हो पाया है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे और सघन जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए देश में कोई प्रभावी तंत्र है ही नहीं, या यूं कहें कि हम आज भी कुछ अमूलचूल बदलाव के साथ अंग्रेजी हुकूमत के कामकाज के तौर तरीकों पर ही चल रहे हैं। इसमें चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हमारी सरकार खुद अपने ही नागरिकों के एक मजबूत डाटाबेस सिस्टम से महरूम है। बजाय इसके देश के एक नागरिक के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ईपीएफ कार्ड, ईएसआई कार्ड, पेंशन कार्ड, आम आदमी बीमा कार्ड, टिन नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड समेत लगभग 200 तरह के पहचान पत्र मौजूद हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि इन सभी तरह के पहचान पत्रों में लगभग एक ही तरह की डिटेल मौजूद है। सरकार जितनी स्कीमें निकालती है उसके साथ ही उसका एक अलग स्मार्ट कार्ड भी निकाल देती है, जिसके अतिरिक्त खर्चे का भार सरकारी राजस्व पर पड़ता है और कुछ हद तक ये अतिरिक्त बोझ उस योजना के फेल होने का कारण बन जाता है। इतना ही नहीं, एक साथ इतने पहचान पत्र होने से उन्हें संभालना नागरिकों के लिए बोझिल तो होता ही है, विभागीय स्तर पर भी ये किसी चुनौती से कम नहीं। जी हाँ, तो इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड होने से थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति भी लोगों में होती है, लेकिन कुछ लाभ भी इनके हैं। क्या कुछ फायदा इसको लेकर हो सकता है, यानी कि अगर अलग अलग आईडी कार्ड आपके पास हैं तो उसका फायदा आपको क्या होगा, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। व्यवस्था के संचालन के लिए व्यवस्थित कार्य प्रणाली को होना बेहद जरूरी है और इसके लिए जरूरी है नागरिकों से संबंधित सटीक आंकड़े, क्योंकि नागरिकों की जितनी सटीक जानकारी उपलब्ध होगी उतनी ही सटीकता के साथ और तेजी से उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली लागू होने से केंद्रीय डाटाबेस से खर्चों में भारी कटौती, कर वसूली में बढ़ोतरी और कर चोरी पर रोक, अवैध घुसपैठ पर रोक, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस, सीबीआई, आईबी को तुरंत जानकारी उपलब्ध होना, लोक कल्याण योजनाओं के निर्माण में सहायक, किसी आपदा के दौरान तुरंत प्रभावी योजना निर्माण में सहायक, सभी नागरिकों की आय, जमीन और संसाधनों की सही जानकारी, 99.99% सही चुनावी पद्धति, वर्तमान पते का तत्काल नवीनीकरण संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में सहायक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली कई देशों में लागू है और वहां की सफल व्यवस्था एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में गठित सरकारें ऐसी व्यवस्था लागू करने में लगभग पूरी तरह से विफल रही हैं। इस दिशा में आधार कार्ड के रूप में एक कोशिश भी की गई तो वो भी उतनी प्रभावी साबित नहीं हो सकी। बहरहाल इस कुव्यवस्था में जनता के पैसों का दुरुपयोग तब तक जारी रहेगा जब तक देश में राष्ट्रीय डाटाबेस के रूप में एक व्यवस्थित प्रणाली लागू नहीं होती। जनता के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली की जरूरत है, लेकिन वो इस देश के अंदर है नहीं। देश में डाटाबेस प्रणाली न होने के
क्या कुछ नुकसान रह सकते हैं।